नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? इस क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में देख रहे थे और पिछले क्लास की बात करेंगे तो पिछले क्लास में हमने कहां तक देखा था? पिछले क्लास में हम लोग स्टोन एज यानी पाषाण काल के बारे में देख चुके थे और पाषाण काल से जुड़ी जितनी भी सभी बातें थी उनके ऊपर हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से चर्चा किए थे। आज हम लोग मेनली वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वेद की बात करें तो आपको पता होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो वैदिक पीरियड में झारखंड का क्या वर्णन मिला है? वैदिक पुस्तकों में ये जो हमारा वर्तमान में झारखंड क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किस शब्द के साथ संबोधित किया गया है? हमारा जो झारखंड है उसके प्रमाण वैदिक पीरियड में कहां मिले हैं, यानी वैदिक काल के प्रमाण जो है हमारे झारखंड के किस क्षेत्र से मिले हैं, साक्ष्य कहां मिले हैं, किस क्षेत्र से कौन सा साक्ष्य मिला है। तो इन सब चीजों के ऊपर आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अब वैदिक काल की बात करेंगे तो हमें पता है वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों में हमारे झारखंड का वर्णन किस तरीके से मिलता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के साथ शुरू करेंगे। ऋग्वेद में हमारे झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है, यानी किक्कट प्रदेश के नाम से वर्णन जो है ऋग्वेद में हमारे झारखंड का मिलता है। तो ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है, इसे आप समझिए। अब किक्कट प्रदेश का मतलब होता है अनार्य देश। क्या होता है? अनार्य देश। तो ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का जो उल्लेख है वो किक्कट प्रदेश या फिर अनार्य देश के नाम से संबोधित जो है किया गया है। ठीक है सर, बाकी और जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो आपको पता होगा झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? हम लोग इसके बारे में भी चर्चा किए हैं और हम लोग देखे हैं कि असुर जनजाति जो है झारखंड में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर जनजाति हो गई। तो असुर जनजाति का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है और असुर जनजाति को ऋग्वेद में शिष्णो देव के नाम से जाना जाता है। असुर जनजाति की बात करेंगे, जो झारखंड की पुरातनतम जनजाति है, उसे ऋग्वेद में शिष्णो देव के नाम से जाना गया है। आप लोग ये देखिए। अब हम लोग बात करेंगे शिष्णो देव की। तो ये जो टर्म है शिष्णो देव, इस शिष्णो देव का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? लिंग पूजक। क्या मतलब होता है? लिंग पूजक। ठीक है, तो इसके मतलब को भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शिष्णो देव का अर्थ क्या है। तो शिष्णो देव का अर्थ है लिंग पूजक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद में झारखंड के लोगों को वात्या कहा गया। वात्या, वात्या का मतलब होता है बंजारा। अब सर आप बोलेंगे सर ये बंजारा का मतलब क्या होता है? बंजारा कहीं से सुना सुना तो लग रहा है लेकिन मतलब नहीं पता। बंजारा का मतलब क्या होता है? तो बंजारा का मतलब होता है घुमंतू लोग। घुमंतू लोग, घुमंतू लोग मतलब जो किसी एक जगह पे स्थायी नहीं होते हैं बल्कि ये घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं कहने का सेंस क्या है? तो रांची में 1 साल, गुमला में 6 महीने, धनबाद में 1 साल, किसी और जगह पे, यानी ये लोग जाते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं और फिर वहां से कहीं और चले जाते हैं। तो बंजारा का मतलब होता है घुमंतू लोग, किसी एक जगह पे स्थायी नहीं होते हैं। जैसे आप है, आपका घर हो सकता है कि रांची में हो, धनबाद में है, बोकारो में हो, गुमला में हो। तो आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे हो सकता है कि बीते 20 साल से रह रहे हो, आपका जो परिवार है बीते 50 साल से रह रहा हो, 100 साल से रह रहा हो, आपके दादाजी भी वहीं रहे थे, आपके पापा भी वहीं रह रहे हैं, आने वाले टाइम पे आप भी वहीं रहेंगे। तो आप जो है स्थायी हो गए। लेकिन घुमंतू लोग का मतलब क्या होता है? वो लोग स्थायी नहीं होते हैं, वो लोग कंटिन्यू घूमते रहते हैं। 6 महीने किसी और जगह पे, 1 साल किसी और जगह पे। तो झारखंड के लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? तो अथर्ववेद में झारखंड के लोगों को घुमंतू कहा गया है, बंजारा जो है कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में झारखंड जो है, हमारा झारखंड जो है
उसे पुंड्र प्रदेश, क्या पुंड्र प्रदेश कहा गया है। किसे? हमारे झारखंड को। किसने? अथर्ववेद में पुंड्र प्रदेश कहा गया है। ठीक है, बात करेंगे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश, अथर्ववेद में पुंड्र प्रदेश। झारखंड को वायु पुराण में मरुंड, मरुंड और विष्णु पुराण में मुंड, तो दोनों को याद रखेंगे। वायु पुराण में मरुंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। देखिए आप लोग इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। वायु पुराण में मरुंड और विष्णु पुराण में मुंड जो है झारखंड को कहा गया है, यानी झारखंड का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभारत काल में झारखंड जो है हमारा, जब महाभारत हुआ था तो हमारा जो झारखंड है वो जरासंध का अधिकार था हमारे झारखंड में। ठीक है, अब जरासंध युद्ध करता था, चलिए युद्ध कर लिया, उसके बाद क्या होता था? उसके बाद मजे की बात यह है कि हमारा जो झारखंड है वो झारखंड में पूरा जंगल था। आप सोच सकते हैं कि हमारा जो झारखंड है उसका नाम का मतलब होता है जंगलों की भूमि। आप बोलेंगे कैसे सर? झाड़, झाड़ का मतलब होता है जंगल, खंड, खंड का मतलब होता है भूमि। ठीक है, तो झाड़ खंड यानी जंगलों की भूमि, हमारे झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में जंगल जो है पाए जाते थे और जंगलों के लिए हमारा झारखंड जो है फेमस हो गया। खैर अभी की बात नहीं करते हैं, अभी हमारे झारखंड में जंगल जो है बहुत कम है। झारखंड के टोटल एरिया का लगभग 29.95% वर्तमान में मतलब जंगल है। लगभग 1/3 हिस्सा भी झारखंड में जंगल नहीं है वर्तमान में ये स्थिति है। लगभग 30% कह सकते हैं, तो झारखंड में वर्तमान में 30% ही जंगल बचे हैं, लेकिन पहले हमारा झारखंड जंगलों के लिए ही जाना जाता था। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसमें अच्छी बात क्या है? तो मजे की बात यह है कि ये जो जरासंध है इसका अधिकार हमारे झारखंड में हुआ करता था महाभारत काल में। अब ये जो जरासंध है ये युद्ध करता था, और जब ये युद्ध करता था तो ये जीत जाता था। जब ये जीत जाता था तो इसका जो विरोधी होता था, यानी ये जिसके साथ युद्ध कर रहा होता है, उसको ये मारता नहीं था। तो आप बोलेंगे सर मारता नहीं था तो क्या करता था? ये मारने की जगह आके झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। जाओ तुम झारखंड के जंगलों में जाओ। इसको ये विश्वास था कि झारखंड में इतने जंगल हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई जंगली जानवर इसे मार के खा लेगा, तो ये मारने की जगह जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए झारखंड के जंगलों में उसे छोड़ देता था। कौन? जरासंध। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या आगे देखेंगे हमारे कि झारखंड में इतिहास में क्या क्या पुरातात्विक अवशेष जो है मिले हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि पुरातात्विक अवशेष जो है झारखंड के किस किस क्षेत्र से मिले हैं। पुरातात्विक अवशेष कहने का मतलब क्या है? कई बल्लभ मिले हैं, कई कुल्हाड़ी मिली है, कई घड़े मिले हैं, कई कटोरा मिला है। तो ये सब जो कटोरा है, घड़े हैं, कई गुफा मिली है, चित्रकला मिली है, झारखंड में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र से मिले हैं ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ हजारीबाग से मिले हैं, कुछ गढ़वा से मिले हैं, कुछ पलामू से मिले हैं। तो कहां-कहां से मिले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जानना हमें आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे बात करते हैं सबसे पहले हजारीबाग की। ठीक है, हजार बागों का शहर हजारीबाग। देखिए झारखंड का कुछ कुछ जिला जो है ना उसके फेमस चीजों के लिए नाम रखा गया है। आप बोलेंगे सर कैसे? हजारीबाग, हजारीबाग जो है हजार बागों का शहर कहते हैं। बाघों के लिए हजारीबाग फेमस था और इसमें इसे हजार बागों का शहर कहते थे, इसीलिए इसका नाम हजारीबाग दे दिया गया। देवघर, वहां पे मंदिर बहुत सारे हैं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। खैर पेड़ा बहुत फेमस है वहां का। ठीक है, तो देवघर की बात करते हैं। पेड़ा के लिए फेमस जगह है देवघर हमारा। और देवघर के पेड़े की एक और अच्छी चीज आपको बताते हैं। आप बोलेंगे क्या सर? टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए टेस्ट में तो कोई दो राय नहीं है कि अच्छा होता है या नहीं होता है, उसमें तो बताना पड़ेगा नहीं। इसकी एक अच्छी चीज है कि हमारे देवघर का जो पेड़ा है उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जा रहा है। आप बोलेंगे मतलब सर मतलब क्या इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जा रहा है? हमारे देवघर के पेड़े को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कॉन्टिनेंट में
हमारे देवघर जिले के पेड़े को सेल किया जा रहा है, यानी हमारा जो देवघर जिला का पेड़ा है ना, वो ना ही राज्य स्तर का, ना ही राष्ट्रीय स्तर का, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का पदार्थ बन गया है खाने का। ठीक है, तो कितना फेमस हो गया है आप समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं, पेड़े को छोड़ते हैं और थोड़ा पेड़े से आगे बढ़ते हैं। तो देवघर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देवघर को भगवानों की धरती कहते हैं, झारखंड का रिलीजियस कैपिटल भी है, धार्मिक राजधानी भी है झारखंड का। तो भगवानों का घर कहते हैं, देवों का घर, देव यानी भगवान, तो देवों का घर यानी देवघर। तो कुछ चीजें हैं जो उस जगह के फेमस चीजें होने के कारण उसका नाम भी रख दिया गया है। फिलहाल हम लोग हजारीबाग की बात कर रहे थे। तो हजारीबाग में है इसको, और इसको से बड़े बड़े पत्थर और आदि मानव के द्वारा निर्मित चित्रकला मिली है और खुला मंदिर भी मिला है। कहां से मिला है? तो हजारीबाग के इसको से मिला है। ठीक है, हजार बागों का शहर हजारीबाग। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखते हैं तो देखेंगे सीतागढ़ का पहाड़। ये कहां है? ये भी हजारीबाग में ही स्थित है, सीतागढ़ का पहाड़। और यहाँ पे 6ठी शताब्दी से निर्मित जो बौद्ध मठ हैं वो मिले हैं। और चीनी यात्री, चीनी यानी सुगर नहीं, चाइना, ठीक है, तो चीनी यात्री फाहियान आए थे। ठीक है, तो फाहियान के उल्लेख भी सीतागढ़ के पहाड़ से मिले हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर 6ठी शताब्दी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। 6ठी शताब्दी का मतलब थोड़ा सा आप हमें समझा देते तो 6ठी शताब्दी का मतलब क्या होता है आप थोड़ा बता देते। सबसे पहले देखिए 6ठी शताब्दी, देखिए पहली शताब्दी का मतलब क्या होता है? 0 से लेकर 99 तक। दूसरी शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 से लेकर 199 तक। यानी अगर हम लोग 6ठी शताब्दी का बात कर रहे हैं तो 600 से आगे नहीं, 600 से कम का बात करेंगे, 500 से 600। जैसे वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में 21वीं सदी, 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी जो है चल रहा है। तो 21वीं शताब्दी यानी 21st सेंचुरी का मतलब क्या है कि 2123 चल रहा है? नहीं, 2023 चल रहा है। 21वीं शताब्दी का मतलब है कि 2100 से पहले 2000 और 2100 के बीच के टाइम ड्यूरेशन को हम लोग उस शताब्दी, उस सेंचुरी के बारे में जानते हैं। अगर बात करेंगे 15वीं शताब्दी, मतलब 1400 से 1500 के बीच का, 1401, 1450, 1480, 1490, 1430। अगर बात करेंगे 9वीं शताब्दी तो 800 से 900 के बीच का 9वीं शताब्दी। 6ठी शताब्दी मतलब 500 से 600 के बीच वाला। बौद्ध मठ मिले हैं। ठीक है, और क्या मिला है? दूध पानी। दूध पानी कहां पे है? ये हजारीबाग में है दूध पानी। और दूध पानी से क्या हुआ है? दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख जो है मिले हैं। अब 8वीं शताब्दी यानी 700 से 800 के बीच का एरिया। ठीक है, 700 से 800 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे 8वीं शताब्दी के नाम से जाना जाता है। दुमदुमा से एक शिवलिंग मिला है और भावनाथपुर जो गढ़वा में है वहां से शिकार करने के चित्र मिले हैं। अब आप बोलेंगे सर शिकार करने के चित्र, तो हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में देख चुके थे क्या कि आदि मानव उस टाइम पे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, तो उसी शिकार करने का जो चित्र है वो भावनाथपुर से मिला है। साथ ही साथ आदि मानव के कई गुफाएं भी यहां से प्राप्त हुई है। कहां से? गढ़वा के भावनाथपुर से। आगे देखते हैं पलामू की, तो यहाँ पे 4 पैर वाली पत्थर की चौकी मिली है। चौकी कहने का सेंस यह है पलंग। पलंग जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग जिस पलंग का उपयोग करते हैं वो पलंग कैसा होता है? वो पलंग तो या तो लकड़ी का होता है या तो स्टील का होता है। लेकिन पहले ना लकड़ी से पलंग बनाने आता था आदि मानव को, और ना ही स्टील का उपयोग लोग जानते थे। इसीलिए वो लोग पत्थर की चौकी बनाते थे, पत्थर का पलंग जो है बनाए हैं। अब बोलेंगे सर कैसा होता है? तो आप ये देखिए, पत्थर का पलंग, एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसके चारों कोनों पे छोटे छोटे पत्थर रख दिए। तो इस तरीके से वो लोग बैठने के लिए इस पत्थर का निर्माण किए थे। अब बोलेंगे सर ये जो पत्थर की चौकी है ये वर्तमान में है
तो सर क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको पटना म्यूजियम जाना होगा। पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये तो झारखंड के पलामू से मिला है। हाँ जी, झारखंड के पलामू से मिला है। तो आप बोलेंगे सर जब झारखंड के पलामू से मिला है तो इसे पटना म्यूजियम में क्यों रखा गया है? इसे हमारे झारखंड में क्यों नहीं रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसे इसलिए झारखंड में नहीं रखा गया है क्योंकि हमारा झारखंड तो 2000 में आया ना। 2000 पहले के तो ये भी 2000 के पहले ये भी तो बिहार ही था जिसका कैपिटल झारखंड पटना हुआ करता था। तो ये जो 4 पैर वाली पत्थर है ये पहले प्राप्त हुआ है झारखंड निर्माण के पहले। और जब झारखंड निर्माण के पहले प्राप्त हुआ है तो उस समय पटना म्यूजियम में ही इसे रखा गया। और जब झारखंड का निर्माण हुआ उस समय चीजें तो डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई भाई के घर का बंटवारा हो रहा है तो कुछ सामान इसका जाएगा कुछ सामान उसका जाएगा। ऐसा तो है नहीं, जहां पे रखा हुआ है वहीं पे रखा रहेगा। तो पटना म्यूजियम में ये रखा गया है। साथ ही साथ मिट्टी के कलश मिले हैं। कलश, अब कलश कहने का मतलब क्या होता है? घड़ा, छोटे छोटे होते हैं ना मिट्टी के घड़े। आप लोग सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं तो देखते होंगे केला का पत्ता जो है रखा हुआ रहता है कलश में। तो घड़ा होता है, मेनली क्या होता है? घड़ा, छोटे छोटे घड़े होते हैं। तो मिट्टी के घड़े मिले हैं और तांबे के भी कई औजार मिले हैं। अब तांबे के औजार मिले, आप बोलेंगे सर आदि मानव तांबा का प्रयोग करते थे। हाँ जी, तांबा का प्रयोग करते थे। और यही नहीं, हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, तांबा का एक्सपोर्ट किया जाता था हमारे झारखंड से। हमारे झारखंड से तांबा का एक्सपोर्ट किया जाता था। कहां सर, कहां किया जाता? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु सभ्यता में हमारे झारखंड से तांबा को भेजा जाता था। हमारा झारखंड का सिंहभूम का जो क्षेत्र है जहां पे आज भी बहुत अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, वो पूरे झारखंड का तांबा का केंद्र हुआ करता था। और वहीं से तांबे को भेजा जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भेजा जाता था, सिंधु सभ्यता में। आज भी आप देखेंगे तो सिंहभूम में जो घाटशिला क्षेत्र है वहां से तांबा जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो आप बोलेंगे सर अभी के वर्तमान टाइम पे हम लोग तांबा को एक्सपोर्ट करते हैं क्या? इतना तांबा का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है कि हम तांबा को एक्सपोर्ट करें? हाँ जी, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उस राम मंदिर में जितना भी तांबा का इस्तेमाल किया जाएगा, जितना भी कॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा है उस मंदिर को बनाने के लिए, पूरा का पूरा तांबा हमारे झारखंड के घाटशिला क्षेत्र से जा रहा है। घाटशिला से एक्सपोर्ट किया जा रहा है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए। तो आप सोचिए आज भी हमारा जो झारखंड का तांबा है वो कई राज्यों में, इनफैक्ट कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर वर्तमान समय की बात करेंगे, वर्तमान समय में इतना माइनिंग होने के बाद भी हमारे झारखंड से इतना तांबा प्राप्त हो रहा है, तो आप सोच सकते थे उस टाइम हमारे झारखंड से कितना ही तांबा प्राप्त होता था। तो कई तांबे के औजार भी मिले हैं पलामू से। पलामू का किला कहां पे है? तो पलामू का किला लातेहार में है, ना कि पलामू में। कई लोग सोचते हैं कि पलामू का किला तो पलामू में ही होगा। पलामू का किला लातेहार जिले में है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में अगर आपको मिल जाए कि पलामू का जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए में ही पलामू, ऑप्शन बी में लातेहार, ऑप्शन सी में चतरा, ऑप्शन डी में लोहरदग्गा, तो आप में से 99% लोग पलामू का किला पलामू में टिक वही करेंगे, पलामू में। लेकिन याद रखिए पलामू का किला लातेहार में स्थित है। ठीक है, यहां से भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, बेनुसागर, बेनुसागर सिंहभूम में है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां भी मिली है। अब बोलेंगे सर जैन मूर्तियां, बुद्ध मूर्तियां, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रभाव हमारे झारखंड में रहा है, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहा है। जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का प्रभाव हमारे झारखंड में देखने को मिला है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में झारखंड में जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को नहीं मिला है। कुछ जैन मूर्तियां झारखंड से मिली है, कुछ बौद्ध मूर्तियां भी झारखंड से मिली है, लेकिन अधिक प्रभाव झारखंड में
जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का देखने को नहीं मिला है। रांची रांची में है नामकुम, नामकुम में लोहे एवं तांबे के औजार जो है वो मिले हैं। नामकुम, तो आप लोग नामकुम के बारे में जानते ही होंगे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक का हेडक्वार्टर नामकुम में ही स्थित है। ठीक है, तो नामकुम में लोहे और तांबे के औजार भी मिले हैं। छोटानागपुर के पठार की बात करेंगे तो छोटानागपुर के पठार में आदि मानव रहते थे, इनके निवास स्थान और इनके साक्ष्य मिले हैं छोटानागपुर के पठार से, तो आप ये देख सकते हैं। अब छोटानागपुर के पठार की बात करेंगे तो छोटानागपुर के पठार में क्यों मिले हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले जो आदि मानव रहते थे ना, वो ज्यादातर कोशिश करते थे कि हम लोग नदियों के किनारे में ही रहें, और छोटानागपुर का जो पठार है वो दामोदर नदी के किनारे है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर आदि मानव नदियों के किनारे क्यों रहते थे, क्या कारण था? देखिए, आदि मानव खाना तो खाते थे, खाना कैसे खाते थे? तो शिकार करके। नदियों के किनारे बहुत से जंगली जानवर जो है पानी पीने के लिए आते थे, उन जंगली जानवरों का शिकार करते थे, ये पहली चीज। अब जब ये खाना खाएंगे, किसी का शिकार करेंगे, तो इन्हें पानी की भी आवश्यकता होगी पीने के लिए। तो पानी पीने के लिए इन्हें पानी कहां से मिलेगा? तो नदियों में मिलेगा। इसीलिए ये लोग खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए और शिकार करने के लिए ज्यादातर नदियों के किनारे में ही निवास करते थे। इसीलिए झारखंड के छोटानागपुर के पठार में आदि मानव के कई साक्ष्य जो है वो देखने को मिले हैं। असुर जनजाति की बात करेंगे तो असुर जनजाति की झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, तो इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में धीरे धीरे करके जनजातियों का प्रवेश किस तरीके से हुआ है। जनजाति जिसे हम लोग आदि मानव के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर जनजाति की बात करेंगे तो जनजाति का मतलब जनजाति जो है शब्द सुनते ही लोग क्या सोचने लगते हैं, लोगों के माइंड पे आ जाता है कि जंगल झाड़ में रहने वाला लोग, यानी जनजाति का मतलब लोग आदि मानव से कंपेयर करते हैं, जनजाति को आदि मानव से कंपेयर कर देते हैं। असुर जनजाति यानी असुर लोग जो आदि मानव है, जंगल में रहते हैं, शिकार करके खाते हैं, ऐसा नहीं है। जनजाति का मतलब होता है मूल निवासी, किसी एक जगह पे बहुत दिन से निवास कर रहा लोग, निवास कर रहे हैं जाति के लोग, उसे कहते हैं जनजाति, मूल निवासी। झारखंड के जनजाति, तो झारखंड के जनजाति का मतलब क्या है कि झारखंड के वो लोग जो जंगलों में शिकार कह करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। झारखंड के जनजाति का मतलब यह है कि झारखंड के मूल निवासी, झारखंड के मूल निवासी जो बहुत पहले से झारखंड में रह रहे हो, निवास कर रहे हो, उसे कहते हैं हम लोग झारखंड के जनजाति। तो जनजाति का मतलब यह होता है कि किसी क्षेत्र में वो मूल निवासी है। अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जनजाति, यानी छत्तीसगढ़ में वो जो हैं मूल निवासी हैं, बहुत दिन से वहां पे निवास कर रहे हैं। तो जनजाति शब्द को सुनते ही आप लोग ये मत सोचिए कि जंगल झाड़ों पे रहने वाले आदमी को जनजाति कहते हैं, ऐसा नहीं है। जनजाति का मतलब होता है मूल निवासी। झारखंड की जनजाति यानी झारखंड के मूल निवासी। असुर की बात करेंगे तो असुर झारखंड के मूल निवासी है, क्योंकि सबसे पहले झारखंड में आगमन असुर का ही हुआ था। असुर लोग ही झारखंड में सबसे पहले आए थे और रांची, लोहरदगा और गुमला जिले में ये निवास करना शुरू किए थे झारखंड में। उसके बाद धीरे धीरे करके बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, संथाल, उरांव, हो, इस तरीके की जनजातियां जो है झारखंड में आना शुरू की, झारखंड में प्रवेश हुआ। तो बात करेंगे बिरजिया, बिरहोर और खड़िया की, तो कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर के पठार में ये प्रवेश किए थे। कौन? बिरजिया की, बिरहोर की, खड़िया की। तो ये सब जो जनजाति है ये कैमूर के पहाड़ियों से होकर झारखंड में प्रवेश की थी, लेकिन सबसे पहले जो है झारखंड में असुर जनजाति का ही प्रवेश हुआ था। उसके बाद मुंडा की बात करें, उरांव की बात करें, हो की बात करें, तो ये लोगों ने नागवंशी जो शासक है उनकी स्थापना किया था। अब बोलेंगे सर कैसे? मुंडा और उरांव इन दोनों ने मिलकर ही नागवंशियों को छोटानागपुर का राजा बनाया था। कैसे बनाया था?
आगे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग धीरे धीरे करके क्लास करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि मुंडाओं के द्वारा नागवंशियों को किस तरीके से छोटा नागपुर का शासक बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चैरो, खरवार और संथाल की। तो चैरो जनजाति की बात करेंगे, मेनली ये पलामू के जिलों में थी। कहां पे थी? चैरो जनजाति जो है मेनली पलामू जिले में थी। ठीक है, खरवार और संथाल की बात करेंगे। संथाल जो वर्तमान टाइम पे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या संथाल की पाई जाती है। यही नहीं बल्कि ये पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। तो ये लोग जो है 1000 बीसी तक झारखंड में एंटर करना शुरू किए थे। ठीक है, अब बात करेंगे पूर्व मध्यकाल की। तो संथाल जो है हजारीबाग से, मतलब संथाल जो है पहले हजारीबाग में रहते थे। जब ये झारखंड में एंटर किए थे, झारखंड में प्रवेश किए थे, तो ये जो है हजारीबाग में रहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हुआ है। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन जो है 1767 में हुआ है। कौन से क्षेत्र से होकर झारखंड में अंग्रेज प्रवेश किए थे? तो सिंहभूम वाले क्षेत्र से होकर झारखंड में अंग्रेज जो है प्रवेश किए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है कि झारखंड के किस क्षेत्र से अंग्रेज जो है प्रवेश किए थे? तो सिंहभूम वाले क्षेत्र से अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए थे 1767 में। जब अंग्रेजों की क्रूरता झारखंड में बढ़ गई तो ये क्या किए? संथाल जनजाति हजारीबाग से शिफ्ट होकर और संथाल परगना में चले गए और संथाल परगना में संथाल जनजाति के लोग रहने लगे, निवास करने लगे। इसीलिए संथाल जनजाति के वहां के मतलब संथाल जनजाति के वहां पे रहने से ही उस पूरे क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे धातु युग की, मेटल एज की। धातु युग में भी हम लोग कई पढ़ेंगे, आयरन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। तो धातु युग को भी मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला कॉपर एज, दूसरा ब्रॉन्ज एज और तीसरा आयरन एज। तो धातु युग की बात करेंगे, मेटल एज को भी हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, 3 पार्ट में धातु युग को यानी मेटल एज को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉपर एज के बारे में जानते हैं। कॉपर एज में हम लोग क्या देखेंगे? तो इस युग में आदि मानव के द्वारा जो है तांबा का इस्तेमाल किया जाता था और तांबे का इस्तेमाल पत्थर के साथ किया जाता था। तो बात करेंगे कॉपर एज की। कॉपर एज में आदि मानवों के द्वारा तांबे का इस्तेमाल किया जाता था। और जैसा कि हम लोग पहले देखे कि झारखंड के हजारीबाग से तांबे का निर्यात जो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया जाता था। तो झारखंड में इतना जो है कॉपर का प्रोडक्शन होता था कि झारखंड से सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर को एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो आज भी आप सोचते हैं, आज भी आप देखिए कि आज भी हमारे झारखंड से कॉपर का जो एक्सपोर्ट है वो किया जाता है। तांबे का सबसे प्रथम प्रयोग हमारे झारखंड में 4000 बीसी में किया गया था। तो तांबे का जो उपयोग है हमारे झारखंड में सबसे पहले 4000 बीसी में किया गया था। तो कब किया गया था झारखंड में तांबे का उपयोग? 4000 बीसी में। और तांबे का जो केंद्र है यानी कॉपर का जो केंद्र है वो सिंहभूम वाला क्षेत्र हुआ करता था। आप ये देखिए, आज भी पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोडक्शन है कॉपर का वो सिंहभूम से ही किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो सिंहभूम के घाटशिला से किया जाता है। आप जानते होंगे जैसे कोयला, झारखंड के बहुत सारे जगहों से कोयला जो है निकलता है, लेकिन झरिया फेमस है। झरिया में सबसे अधिक कोयले का भंडार पाया गया है। कहां पे? ये धनबाद में। इसी तरीके से पूर्वी सिंहभूम में है घाटशिला। घाटशिला में सबसे अधिक, पूरे झारखंड में सबसे अधिक जो है कॉपर का भंडार पाया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कॉपर को गलाकर उससे हथियार का निर्माण करती थी कौन? झारखंड की असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति और बिरहोर जनजाति।
ये जनजातियां जो है कॉपर को मेल्ट करके और उससे कई चीजों का निर्माण करती थी, हथियार, बर्तन वगैरह जो है वो निर्माण करती थी। कौन? तो असुर जनजाति, बिरिजिया जनजाति और बिरहोर जनजाति। इसके साक्ष्य जो है राज्य के हजारीबाग, गुमला और रांची से मिले हैं। ठीक है, तो राज्य के गुमला, हजारीबाग और रांची से मिले हैं। हजारीबाग से बात करेंगे तो 49 तांबे के कारखाने मिले हैं। 49 तांबे के कारखाने मिले हैं। अब आप बोलेंगे सर 49 तांबे के कारखाने कैसे मिले हैं? तो तांबे के कारखाने मिले हैं, उसका रीजन है। क्या रीजन है? चलिए इसको हटाते हैं। सबसे पहले हजारीबाग से ही तांबे का निर्यात किया जाता था। अभी हम लोग देखें कि हजारीबाग से हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे को एक्सपोर्ट किया जाता था, इसीलिए तांबे के कारखाने जो है सबसे ज्यादा हजारीबाग में मिले हैं। तांबा का कंगन मिला है, कंगन यानी चूड़ी। तांबा का कंगन कहां से मिला है? रांची से। और तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली है? तांबे की जो कुल्हाड़ी है वो गुमला से मिली है। कहां से? गुमला से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कुल्हाड़ी कहने का सेंस जिससे पेड़ काटते हैं हम लोग, पेड़ काटते हैं ना कुल्हाड़ी से, ऐसे ऐसे करके, तो वो कुल्हाड़ी जो है गुमला से मिली है। अब बात करेंगे हम लोग ब्रॉन्ज एज के बारे में। ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। तो ब्रॉन्ज एज में देखेंगे कि ब्रॉन्ज एज के साक्ष्य यानी प्रमाण झारखंड से कहां कहां से मिले हैं। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल झारखंड के कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता था, कहां कहां से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है, इन सब के बारे में बात करेंगे। झारखंड में कांसे का उपयोग सर्वप्रथम असुर और बिरजिया जनजाति के द्वारा किया गया है। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल लोहरदग्गा से प्राप्त हुआ है कांसे का प्याला। प्याला कहने का सेंस कटोरा। कांसे का कटोरा जो है वो मिला है कहां से? लोहरदग्गा से। ठीक है, अब लोहरदग्गा जो है लोहे के लिए फेमस था। सबसे ज्यादा लोहे का प्रोडक्शन लोहरदग्गा में हुआ करता था, इसीलिए लोहरदग्गा का नाम लोहे के ऊपर रखा गया। जैसे हजार बागों का शहर हजारीबाग, देवों का घर देवघर, लोहे का घर लोहरदग्गा। ठीक है, लोहे का घर लोहरदग्गा। अब चलिए एक और अच्छी कोइंसिडेंस बताते हैं। एक बार ऐसे ही मैं क्लास ले रहा था, ठीक है, तो क्लास जो था ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो वहां पे ऐसे ही सब कुछ बताया जा रहा था कि देवों का घर, तो देवघर, हजार बागों का शहर, इसीलिए हजारीबाग नाम दिया गया। लोहे का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण लोहरदग्गा नाम दिया गया। तो वहां पे एक छात्र था, एक स्टूडेंट था, उसके द्वारा ये बोला गया कि सर सिंहभूम में सिंह ज्यादा रहते थे क्या? सिंहभूम में लोगों के सिंह हुआ करते थे क्या, कि उस इलाके को सिंहभूम कहा गया? मतलब आप सोचिए टैलेंट किस लेवल का है, उसका दिमाग में इतना मतलब क्यूरियोसिटी था कि सर सिंहभूम जो क्षेत्र है उसको सिंहभूम क्यों कहा गया? वहां के लोगों के सर पे सिंह हुआ करते थे क्या, कि उस क्षेत्र को सिंहभूम कहा गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो लोहे का उपयोग सर्वप्रथम असुर जनजाति के द्वारा ही किया गया। लोहे का उपयोग सबसे ज्यादा छोटानागपुर में किया जाता था, इसीलिए छोटानागपुर जो है लोहे का केंद्र था। लोहरदग्गा व्यापारिक केंद्र था। हम लोग देख चुके थे लोहरदग्गा में सबसे ज्यादा जो क्या किया जाता था, लोहे का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाता था और लोहे को बेचा जाता था। कहां पे? लोहरदग्गा को, लोहरदग्गा में, इसीलिए लोहरदग्गा का नाम लोहे के ऊपर दिया गया। झारखंड के लोहरदग्गा जिले के जो लोग थे वो लोग लोहे को मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भेजते थे लोहे को, झारखंड के लोहे को। झारखंड का लोहा कितना अच्छा था। झारखंड के इस लोहे से तलवार का भी निर्माण किया जाता था। ठीक है, झारखंड के लोहे से तलवार का भी निर्माण किया जाता था। अब जानते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो मगध साम्राज्य की बात करेंगे। हमारा जो मगध साम्राज्य था वो कई छोटे छोटे जनपद से मिलकर बना हुआ था। मगध साम्राज्य कई जनपदों को जब मिला दिया गया तो वो हो गया महाजनपद, मगध महाजनपद। मगध साम्राज्य जिसके सबसे पहले जो वंश थे हर्यक वंश, हर्यक, शिशुनाग, यहां पे आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। तो कौन से साम्राज्य के थे ये लोग? मगध साम्राज्य के ही थे। ठीक है, और मगध साम्राज्य का प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिला है।
मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो ये बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। मगध साम्राज्य था वो एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका अधिकार पूरे भारत में हुआ करता था। मगध साम्राज्य का जो अधिकार है वो पूरे भारत में हुआ करता था। अब इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे। मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो ये जो मगध साम्राज्य था ये अंग प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। हमारा झारखंड जो है अंग प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। नंद वंश की बात करेंगे तो नंद वंश के समय जो हमारा झारखंड था उस झारखंड से हाथियां ले जाई जाती थी, क्योंकि हमारा जो झारखंड था वो पहले बहुत ही ज्यादा जंगलों से घिरा हुआ था। जंगलों से घिरे होने के कारण हमारे झारखंड में हाथियां जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आज भी आप देखेंगे कि हमारे झारखंड का राजकीय पशु जो है स्टेट एनिमल वो हाथी ही है। झारखंड के स्टेट एनिमल की बात करेंगे तो हाथी है। इसीलिए झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में हाथी पाई जाती थी। इसीलिए मगध साम्राज्य के समय हमारे झारखंड से हाथियां जो है ले जाई जाती थी और उन हाथियों को अपनी सेना में शामिल किया जाता था। आप लोग देखे होंगे कौन सी मूवी? बाहुबली मूवी में आप लोग देखे होंगे कि हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन हाथियों को झारखंड से ही ले जाया जाता था, जिन्हें सेना में थोड़ी ट्रेनिंग करने के बाद शामिल किया जाता था। दामोदर घाटी के उद्गम स्थल तक मगध साम्राज्य का जो सीमा है उसे माना जाता है। दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध साम्राज्य का सीमा माना जाता है। अब आप बोलेंगे सर दामोदर नदी का उद्गम स्थल मतलब क्या होता है? उद्गम स्थल और एक होता है मुहाना। एक होता है उद्गम स्थल, दूसरा होता है मुहाना। उद्गम स्थल का मतलब होता है कि जहां से कोई नदी निकलती हो। मुहाना का मतलब होता है जहां पे नदी समाप्त हो जाती हो, किसी नदी के साथ मिलके या फिर किसी समुद्र के साथ मिलके वो समाप्त हो जाती है, तो उसे कहते हैं मुहाना। तो दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध साम्राज्य का जो ये है क्या बोलते हैं सीमा है उसे माना जाता है। आगे हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में अच्छे से जानेंगे कि मगध साम्राज्य के बहुत सारे वंश थे। हर्यक वंश की बात करेंगे, शिशुनाग, मौर्य, नंद, सातवाहन। तो इन सब वंशों में झारखंड का क्या रोल रहा है, झारखंड का क्या प्रभाव रहा है, अशोक के समय झारखंड का क्या प्रभाव रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय झारखंड का क्या प्रभाव रहा है, धनानंद के समय नंद वंश के जो ये थे राजा थे धनानंद के समय हमारे झारखंड का क्या प्रभाव रहा है, झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सब बातों के ऊपर नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।